स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑरेलिया में। मेरा नाम है दीपक। आज हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, नर्व इम्पल्स जनरेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक, ये जो नोट्स है ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, तो इसमें मैंने सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स को अच्छे से कैरी किया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF कॉपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आपको पर्सनली भी सेंड कर सकता हूँ। ठीक, तो आप बिना किसी देरी के हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसमें दो चीज़ आता है मेनली। क्या क्या आता है? CNS और PNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बात करें अगर मेनली तो उसमें आता है ब्रेन, एक मिनट, इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, CNS में मेनली क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम PNS की बात करें, जो इसमें आते हैं तीन टाइप के सिस्टम्स जो कि हमारी NCERT में है, एक सोमैटिक, एक ऑटोनॉमिक और एक विसरल। ठीक, एक सोमैटिक, एक ऑटोनॉमिक और एक विसरल। ठीक, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ये क्या करता है सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ये मैसेज को कैरी करता है CNS से स्केलेटल मसल्स की तरफ। स्केलेटल मसल्स आपको पता ही होगा कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो ये मैसेज कैरी करता है CNS से स्केलेटल मसल्स की तरफ। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये मैसेज कैरी करता है CNS से इनवॉलंटरी या स्मूथ मसल्स की तरफ। ठीक, अगर हम सोमैटिक की बात करें तो ये CNS से स्केलेटल की तरफ, और ऑटोनॉमिक की बात करें तो ये CNS से इनवॉलंटरी या स्मूथ मसल्स के लिए, स्मूथ मसल्स को ये मैसेज देता है। ठीक, अब ऑटोनॉमिक में दो होते हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है, देखो अगर कोई काम हो रहा है उसका उल्टा जो काम करे वही है पैरासिम्पैथेटिक, या पैरासिम्पैथेटिक का उल्टा कोई काम करे तो होता है सिंपैथेटिक। जैसे मेरा BP बढ़ गया है, उसके अगेंस्ट अगर कोई स्टिमुलस मेरे को मिल रहा है तो दैट स्टिमुलस इज पैरासिम्पैथेटिक फॉर मी। ठीक, अगर हम विसरल की बात करें तो इसमें ना, अगर हम विसरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें कंपेरिजस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर, गैंग्लियन एंड प्लेक्सस। इसमें क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नर्व्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, गैंग्लिया और प्लेक्सस होते हैं जो कि कैरी करते हैं इम्पल्स फ्रॉम CNS टू वाइस वर्सा एंड मतलब CNS से मैसेज बॉडी तक लेके जाएंगे जहाँ पे आपको ज़रूरत है, और वहाँ से इम्पल्स को कैरी करके लाएंगे CNS तक। ठीक, तो ये है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स। अब बात कर लेते हैं नर्व फाइबर PNS में। PNS में दो टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं, एक एफरेंट और एक ईफरेंट। कौन कौन से? एक एफरेंट और एक ईफरेंट। अब एफरेंट क्या करता है? ऑर्गन से CNS तक लेके जाता है। एफरेंट क्या करता है? ऑर्गन से CNS तक लेके जाता है। और ईफरेंट क्या करता है? CNS से ऑर्गन की तरफ लेके जाता है। ठीक, तो ये है हमारा PNS का। आगे हम बात करें न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के कुछ मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक, तो इसके कई मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि हम बात करें सेल बॉडी की, तो सेल बॉडी में क्या है? कंटेन साइटोप्लाज्म। ठीक, सेल बॉडी क्या कंटेन करती है? कंटेन साइटोप्लाज्म। टिपिकल सेल ऑर्गेनलीज होते हैं इसमें, और आर्टिकुलेशन ग्लैंडुलर बॉडीज होते हैं, कुछ जो सर्टेन बॉडीज ग्लैंडुलर बॉडीज होते हैं जिन्हें हम निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, टिपिकल सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, और कुछ ग्लैंडुलर बॉडीज होते हैं जिन्हें हम निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ठीक, आगे हम अगर बात करें अगले टॉपिक की, मतलब अगले जो पार्ट है न्यूरॉन का उसका हम अगर बात करें तो डेंड्राइट्स होता है। इसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं, इसमें भी निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, मतलब सेल बॉडी में भी निसल्स ग्रैन्यूल्स, डेंड्राइट्स में भी निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है? ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, मतलब ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी की तरफ। ठीक, अगर हम आगे बात करें एक्सॉन की, तो ये एक्सॉन का काम क्या होता है? ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक, हमने निसल्स ग्रैन्यूल्स का पढ़ा था कि इम्पल्स ट्रांसमिट कर रहे थे टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और एक्सॉन का हमने पढ़ा ये क्या कर रही है? ट्रांसमिट कर रही है इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से दूर ये मैसेज को ट्रांसमिट कर रही है। और अगर हम एक्सॉन के और बात करें तो ये एक्सॉन क्या होता है? एक लॉन्ग फाइबर होता है जो कि टर्मिनेट मतलब खत्म होता है जाके कहाँ पे? एक बल्ब लाइक साइनेप्टिक नॉब पे, जो कि कंटेन करता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, मैंने इस नोट्स को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है जिससे आपको अच्छे से और समझ आए। ठीक, देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। एक्सॉन है, एक्सॉन क्या है? एक लॉन्ग फाइबर है जो कि टर्मिनेट मतलब खत्म होता है जाके एक बल्ब लाइक साइनेप्टिक नॉब पे, जिसे हम
और इसी साइनेप्टिक नोड में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि आगे मैसेज को या इम्पल्स को कैरी करने में हेल्प करता है, ठीक। और यहाँ पे देखो ये एक्सॉन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू, अब करता भी कहाँ पे है, साइनेप्स या न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन तक, ठीक। मतलब यहाँ इस वाले जंक्शन तक ये जो है इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक। अब एक्सॉन भी दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, एक्सॉन दो टाइप के होते हैं मेनली। पहला टाइप का है माइलिनेटेड न्यूरॉन, मतलब जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट हो, और एक होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं, फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, मतलब स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में जो एक्सॉन होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं। जबकि अगर हम बात करें नॉन माइलिनेटेड की तो ये ऑटोनॉमस होते हैं और ये सोमैटिक नर्व सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक। ये ऑटोनॉमस होते हैं और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये पाए जाते हैं, ठीक। अगर हम आगे बात करें तो ये न्यूरॉन भी कई टाइप के होते हैं, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर, तो हम उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक। और ये न्यूरॉन किसके बेस पे है डिवाइड, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, मतलब एक्सॉन और डेंड्राइट्स के नंबर्स के बेस पर ये डिवाइड है। तो सबसे पहले हम मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात करें तो इसमें एक एक्सॉन होता है लेकिन दो से ज़्यादा, दो या दो से अधिक डेंड्राइट्स होते हैं तो उन्हें मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। और ये जो इसका एग्जाम्पल है ये कहाँ पे होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक। बाईपोलर न्यूरॉन की बात करें तो इसमें सिर्फ एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स होते हैं और ये होता है हमारे रेटिना ऑफ आई में, मतलब आई की रेटिना में बाईपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। अगर हम यूनिपोलर की बात करें तो इसमें सेल बॉडी होती है विद वन एक्सॉन, मतलब एक एक्सॉन के साथ सेल बॉडी होती है और इसका एग्जाम्पल से ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ये जो नोट्स हैं ये प्योर एनसीईआरटी नोट्स हैं, जितना एनसीईआरटी का कंटेंट है ये इसमें अच्छे से है और ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम अगले टॉपिक की बात करें तो इम्पल्स जनरेशन का है। इम्पल्स जनरेशन को मैंने एक ऐसे फ्लो चार्ट में लिखा है जिससे आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी और आपको अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक, मज़ा भी आएगा साथ में, ठीक। तो इम्पल्स जनरेशन की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स क्या है, एक एक्साइटेबल सेल्स है, मतलब उनको कोई स्टिमुलस अगर मिलता भी है तो वो तुरंत ही एक्साइट हो जाती है। अब एक्साइटेबल क्यों है, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड, इनकी मेम्ब्रेन्स क्या हैं, वो पोलराइज्ड है, मतलब इनकी मेम्ब्रेन्स चार्ज्ड मेम्ब्रेन्स है। और ये पोलराइज्ड क्यों है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स हैं जो कि इनकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। अब व्हेन न्यूरॉन नॉट कंडक्टिंग इम्पल्स, जब न्यूरॉन इम्पल्स कंडक्ट नहीं करती हैं, मतलब जब ये रेस्टिंग पोजीशन पे रहती हैं तो एक्सॉन मेम्ब्रेन मोर परमिएबल टू, अब यहीं से स्टार्ट होता है हमारा कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है वो मोर परमिएबल होती है फॉर के पॉजिटिव एंड इम्परमिएबल होती है सोडियम के लिए। तो मतलब एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होती है वो ज़्यादा परमिएबल किसके लिए होती है, पोटेशियम के लिए, और इम्परमिएबल मतलब परमिएबल होती ही नहीं है किसके लिए, सोडियम के लिए, ठीक। सिमिलरली इम्परमिएबल फॉर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म, ठीक। जो एक्सोप्लाज्म होता है मतलब एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, उसके लिए ये इम्परमिएबल होती है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं उसको अंदर नहीं आने देती है। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब हम आगे देखते हैं कि इट मीन्स एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ के पॉजिटिव। मान लेते हैं ये एक इसके अंदर का जो एक्सोप्लाज्म है तो इसके अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, मतलब इसके अंदर हाई के पॉजिटिव है, मतलब के पॉजिटिव इसके अंदर ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स इसके अंदर ज़्यादा है। अब इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विरुद्ध, मतलब इसके अलावा जो बाहर का क्या कंडीशन है हम उसको भी तो देखेंगे। तो बाहर क्या है, फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन इज लाइक दिस, इसकी तरह कंसंट्रेशन हो जाती है, ठीक। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि जो फ्लूइड आउटसाइड जो है एक्सॉन के बाहर जो है उसके बाहर जो है वो कंडीशन कैसी है, सोडियम बहुत ज़्यादा है, ठीक। मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि जो सोडियम होता है वो 3 सोडियम और 2 पोटेशियम का ट्रांसफ़र होता है। ऐसा नहीं है कि एक का होगा, सोडियम का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा और पोटेशियम का कम होगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आता है और नेगेटिव चार्ज कम आता है, ठीक। तो फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम फ्रॉम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ना बाहर और अंदर वाली मेम्ब्रेन में, मतलब ये जैसे मेम्ब्रेन है इसके बाहर और इसके अंदर से, मतलब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक पोलैरिटी बन जाती है जिससे ये मेम्ब्रेन कुछ ऐसे दिखती है, ठीक। अब
दीज ग्रेडियंट मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो ग्रेडियंट्स हैं इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब पता है कि इसमें एनर्जी लगती है। अब इससे जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस होता है बाय सोडियम एंड पोटेशियम पंप। जो सोडियम पोटेशियम पंप है इन मेम्ब्रेन्स के अंदर, उससे ना आयंस का ट्रांसफर होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं 3 सोडियम बाहर को और 2 पोटेशियम अंदर को। ठीक, 3 सोडियम बाहर को और 2 पोटेशियम अंदर को। ये क्वेश्चन भी आता है नीट के एग्जाम में, आया था पिछली बार कि कितने सोडियम बाहर और कितने सोडियम अंदर आते हैं। तो 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं एक्सोप्लाज्म में। ठीक, और यही दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें, अब रेस्टिंग पोटेंशियल तो है, अब अगर हमें कोई स्टिमुलस मिलेगा तो हम क्या होगा उस बारे में हम जानते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं क्या होगा। जब रेस्टिंग पोटेंशियल है तो रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, -70 मिलीवोल्ट। ये भी क्वेश्चन आया था कि रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। अब स्टिमुलस मिला साइट ए पे एंड ऑन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ठीक, तो लीड टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम लीड्स टू आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिव एंड इनर मेम्ब्रेन पॉजिटिव। अब जैसे हमें स्टिमुलस मिला ना, तो जो सोडियम बाहर जा रहा था उसका इन्फ्लक्स अंदर में होने लगा। क्या हुआ, जो सोडियम बाहर जा रहा था उसका इन्फ्लक्स अंदर में होने लगा। तो जब जो चीज़ बाहर जा रही है, मतलब सोडियम पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाहर जा रहा था, पॉजिटिव अंदर आने लगा, तो जो मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। ठीक, और ये वाली जो है, ये जो बाहर पॉजिटिव थी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। ठीक, मतलब बिफोर वाली कंडीशन देखो तुम, जब रेस्टिंग पोटेंशियल था तो मेम्ब्रेन ऐसी थी, मतलब बाहर इसके पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। लेकिन जब हमें स्टिमुलस मिला तो सोडियम की इन्फ्लक्स की वजह से जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर नेगेटिव आ गया और अंदर में पॉजिटिव आ गया। ठीक, तो ये कंडीशन हो गई। ठीक, अब हम देखते हैं तो साइट ए पे क्या हुआ, जहाँ पे ये स्टिमुलस मिला वहाँ की पोलरिटी जो है रिवर्स हो गई, और इसी को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। अब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन साइट ए इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। और यही जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस आया है साइट ए और साइट बी में, इसी को हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं और इसी को हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। ठीक, क्या हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स मेम्ब्रेन के अंदर आने लगा जिसकी वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। ठीक, और उसी समय पे अब हम देखते हैं कि इनका ट्रांसफर कैसे होता है नर्व इम्पल्स का। ठीक, एक मिनट में इस PDF को थोड़ा ठीक कर लूँ। हाँ, अब उसी समय पे क्या होता है, एट इमीडिएटली अहेड, मतलब उसी टाइम पे द एक्सॉन एट साइड बी, कहाँ पे, जो साइट बी पे एक्सॉन है मेम्ब्रेन हैज़ पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस। साइट ए पे देखो हमने चेंज कर दिया था, अब साइट बी पे वही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, करंट फ्लो फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन, एक मिनट, हाँ, करंट फ्लो इन द इनर मेम्ब्रेन सरफेस फ्रॉम साइट ए टू बी एंड आउटर फ्रॉम साइट बी टू ए। मतलब करंट हमेशा किधर फ्लो करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इधर से इधर फ्लो करेगी बाहर में और इधर से इधर फ्लो करेगी अंदर में। ठीक, तो यही होता है। मतलब अब क्या हुआ, नर्व इम्पल्स तो ट्रांसफर हो रही है, मतलब ऐसे आगे फिर और आगे फिर और आगे, मतलब ऐसे आगे आगे ट्रांसफर होते होते ये पूरी तरह ट्रांसफर हो जाएगी। फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट, अब सर्किट कंप्लीट भी तो करना है, नहीं तो फिर करंट कैसे बनेगी, पोटेंशियल कैसे बनेगा। फॉर कंप्लीटिंग दिस सर्किट बिकॉज ऑफ दिस पोलरिटी साइट इज रिवर्स, जो पोलरिटी साइट होती है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब साइट ए फिर से वही नॉर्मल और साइट बी पे अब वो पोलरिटी जनरेट हो गई जो कि साइट ए पे हुई थी। एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड टू एट साइट बी, और ये द सीक्वेंस इज रिपीटेड, और ये सीक्वेंस कंसिक्यूटिवली रिपीट होता है और नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती रहती है। ठीक, तो यही होता है नर्व इम्पल्स का कंडक्शन, ऐसे ही ये जो नर्व इम्पल्स है वो कंडक्ट होती रहती है। ठीक, और दिस स्टिमुलस विच गिव परमिएबिलिटी सोडियम इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। अब हमें पता है जो ये स्टिमुलस है, जो परमिएबिलिटी मिली है सोडियम को, ये बहुत कम समय के लिए होती है, वेरी फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए होती है, और ये क्विकली रिवर्स हो जाती है और के पॉजिटिव जो है फिर से बढ़ जाता है अंदर में वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, फ्रैक्शन सेकेंड्स, मतलब सेकेंड्स के भी कई हजार टुकड़े कर दो उस टाइम पे, और जो के पॉजिटिव है डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल।
फिर से वो रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर कर लेता है, जिससे सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर रेस्टिंग पोटेंशियल -70 वोल्ट है, उसकी हमें वैल्यू पता है, और जो सोडियम है वो बाहर जा रहा है जिससे मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और पोटेशियम जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है जिसकी वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि उसके साथ कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स भी आ रहे हैं। अब क्या हुआ, हमें स्टिमुलस मिला जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया अंदर, तो जिससे मेम्ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन की पोलरिटी थी वो रिवर्स हो गई, और इसके बाद जो उसके बगल वाली मेम्ब्रेन की पोलरिटी थी वो उसके रिवर्स है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। और ये जो कंडक्शन होता है बहुत बहुत शार्ट, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम गर्म तावे को अगर टच कर दे तो 1 मिनट बाद हमारा हार्ट अटकेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मतलब कितनी स्पीड में नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसमिशन किस किस तरह से होता है हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन। एक जंक्शन के थ्रू वो ट्रांसमिट होते हैं जिसे हम साइनैप्स बोलते हैं, ठीक। और ये साइनैप्स बनती किससे है, फॉर्म बाय मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिव नोब। जो प्री साइनेप्टिव नोब है, मतलब जो पहले वाली साइनेप्टिव नोब है जहाँ से इम्पल्स आई, और जो पोस्ट साइनेप्टिव नोब है जहाँ पे इम्पल्स जाएगी वहाँ तक के लिए इनके बीच में जो स्पेस बनता है उसी को हम साइनैप्स बोलते हैं। और साइनैप्स 2 टाइप के होते हैं मेनली, अब हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। हम साइनैप्स की बात करें तो साइनैप्स 2 टाइप का होता है मेनली, एक इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और एक केमिकल साइनैप्स। अब इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनैप्स में हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं और इन्हें समझते हैं ये कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक। तो मेम्ब्रेन जो है वो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिव न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ये जो है वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब बहुत क्लोजली होते हैं, और करंट फ्लो करती है डायरेक्ट टू फॉर्म वन टू अदर न्यूरॉन थ्रू साइनैप्स। और इसे साइनैप्स के बीच से ही करंट दौड़ती है, मतलब विदाउट एनी केमिकल, मतलब किसी केमिकल लोचे के बिना इसमें करंट, नॉर्मल जैसे करंट दौड़ती है तारों से होके, वैसे ही इसमें करंट दौड़ती है, ठीक। अब ट्रांसमिशन इज वेरी लाइक इम्पल्स कंडक्शन, वेरी सिमिलर, मतलब जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे इम्पल्स कंडक्ट होती है एक सिंगल न्यूरॉन से जैसे इम्पल्स कंडक्ट होती है, वैसे ही सेम ट्रांसमिशन भी है। वो एक अपने, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मतलब एक नॉर्मल वे में बिना किसी केमिकल इक्विपमेंट के ये चलता रहता है, ठीक। आगे हम देखते हैं तो क्या हुआ, इम्पल्स ट्रांसमिशन इज वेरी फास्ट। अब इलेक्ट्रिकल में क्या है कि इम्पल्स ट्रांसमिशन क्या है, वो वेरी फास्ट है देन केमिकल। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है केमिकल ट्रांसमिशन के। फॉर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स रेयर इन बॉडी, बट इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो है वो रेयर है हमारी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिकल साइनैप्स नहीं है, तो हमारी बॉडी में मेनली क्या है, केमिकल साइनैप्स है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है केमिकल साइनैप्स के, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो इसका एक डायग्राम मैंने बनाया था, उसको हम ये इस वाले में है, तो हम पहले केमिकल साइनैप्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद वो वाला केमिकल साइनैप्स का डायग्राम चेक करेंगे, ठीक। मैं इसको इधर कर देता हूँ, हाँ। तो केमिकल साइनैप्स की बात करें तो केमिकल साइनैप्स क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिव नोब एंड पोस्ट साइनेप्टिव न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय ए फ्लूइड फील्ड, जिसे साइनेप्टिव क्लेफ्ट बोलते हैं। मतलब इनके बीच में एक फ्लूइड होता है और उस कैविटी को, उस क्लेफ्ट को बोलते हैं साइनेप्टिव क्लेफ्ट, ठीक। अब केमिकल नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, अब इनके में जो केमिकल्स होते हैं उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और ये इन्वॉल्व करते हैं नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में, और ये इन्वॉल्व किस में है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में। अब क्या है, एक्सॉन टर्मिनल कैन कंटेन वेसिकल्स। जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, मतलब जो एक्सॉन का एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ वेसिकल्स, मतलब कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें फिल्ड होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक। और व्हेन इम्पल्स अराइव्स, जब इम्पल्स अराइव करती है एट एक्सॉन टर्मिनल, मतलब एक्सॉन टर्मिनल पर जब इम्पल्स पहुंचती है तो इट स्टिमुलेट्स द साइनेप्टिक वेसल्स, ये जो है वो स्टिमुलेट कर देती है साइनेप्टिक वेसल्स को टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन की तरफ, जहाँ पे द फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो है वो फ्यूज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और रिलीज करती हैं अपना न्यूरोट्रांसमीटर, किसमें, साइनेप्टिव क्लेफ्ट में। मतलब साइनेप्टिव क्लेफ्ट में अपना न्यूरोट्रांसमीटर ये फ्यूज करती हैं और ये रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर, बाइंड देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर देयर पोस्ट साइनेप्टिव लेफ्ट, मतलब पोस्ट साइनेप्टिव लेफ्ट के पास, क्लेफ्ट के पास एक स्पेसिफिक उनका रिसेप्टर होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, जिससे वो जाके बाइंड करती हैं और आगे अपने नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं। अब
ये क्या करता है, बाइंडिंग ओपन इन आयन चैनल अलाउज द एंट्री ऑफ आयंस, और इनके पास कुछ मतलब जो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इनके पास कुछ आयन चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर के आयंस को अंदर आने में हेल्प करते हैं, जो कि जनरेट करते हैं एक नया एक्शन पोटेंशियल जिसे हम इम्पल्स बोलते हैं। और दिस में भी एक्साइटिंग या इनहिबिटिंग, और ये एक्साइटेबल भी हो सकता है और किसी भी चीज़ को ये एक्साइट भी कर सकता है और किसी भी चीज़ को ये इनहिबिट भी करता है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर आप ठंडी में आओ और हाथ सेको तो आपको एक्साइट कर रहा है आग के पास ले जाने में, लेकिन अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगने लगी तो वही इम्पल्स आपको इनहिबिट करेगी कि आप आग से हाथ दूर करो, वरना हमारा हाथ जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक, तो ये सारा होता है नर्व इम्पल्स या केमिकल इम्पल्स के द्वारा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत फास्ट होती है लेकिन वो बहुत कम होती है, और जो नर्व इम्पल्स होते हैं मतलब जो केमिकल इम्पल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वो थोड़ा स्लो काम करती हैं लेकिन वो अच्छे से काम करती हैं। ठीक, हम बात कर लेते हैं अभी इस डायग्राम के बारे में। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर विजिबल हो। ठीक, हाँ अब मेरे को ठीक लग रहा है। तो एक्सॉन, ये क्या है, यहाँ पे है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन का ये है एकदम लास्ट टर्मिनल, और ये है हमारी साइनेप्टिक वेसल्स, और इसी वेसल्स के अंदर जो है यही होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। NT में लिख देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा, मेरे पास देख लो ये एक पेन है जो कि 10 रुपये की आती है, मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आप ऐसा मत सोचना कि 10 रुपये के पेन से पढ़ा रहे तो इसका कंटेंट भी 10 रुपये वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कंटेंट बिल्कुल अच्छा है क्योंकि मैंने NCERT से ही सारा कुछ लिखा है, मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है, तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको इसकी नोट्स इसका PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, और मैं इसकी जो PDF है इसको मैं पर्सनली भी आपको सेंड कर दूंगा, नहीं तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप बताएंगे तो। ठीक, तो हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ से ये वेसल्स खुलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये जो स्पेस है देखो, ये हो गया प्री, ये वाला है प्री और ये वाला है पोस्ट। अब इसमें देखो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर आ रहे हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और इनमें क्या है, कुछ रिसेप्टर्स हैं। इन रिसेप्टर्स से ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से इसको रिसीव करेगा और आगे के नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कराने में हेल्प करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। हमने नर्व इम्पल्स कंडक्शन तो बात कर ली, हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती थी, तो हम मेनली अब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। तो CNS का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन, अब हम बात करते हैं ब्रेन। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। मतलब जो मास्टर है वो क्या है, ब्रेन है, और ये एक एक्ट करता है एज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। कमांड और कंट्रोल सिस्टम को ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटी। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब बताने में मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वॉलंटरी का मतलब होता है जिसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो ये है साइट ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट। जितने भी आपको ख्याल आते हैं, जितना आप सुनते हैं, जितना आप बोलते हैं, जितना आप देखते हैं, जितना आप याद रखते हैं, जितनी आपकी इंटेलिजेंस है, जितनी आपकी इमोशंस हैं, जितने आपके थॉट्स आते हैं, सब कहाँ से आते हैं, वो ब्रेन से आते हैं। मतलब ब्रेन इज़ द मास्टर ऑफ आवर बॉडी, जिसे राजा बोलते हैं। ठीक, तो ब्रेन जो है इतना डेलिकेट ऑर्गन है तो उसकी प्रोटेक्शन भी तो करनी होगी, तो हम उसके बारे में अब देख लेते हैं ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड होता है। ठीक, तो ब्रेन क्या है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर। ब्रेन जो है वो 3 लेयर से प्रोटेक्ट होता है जिन्हें हम क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं, और ये तीनों लेयर का क्या नाम है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पिया मैटर। ये आउटर मोस्ट होता है जो कि मोटा होता है और हेल्प करता है ब्रेन को बाहरी आउटर इन्वायरमेंट से बचाने में, और ये अरेक्नोइड होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और मिडिल में होता है। और ये क्या है, पिया मैटर, ये मतलब कनेक्ट रहता है ब्रेन टिश्यू से, और ये इनर मोस्ट पार्ट है, मतलब इनर मोस्ट लेयर है किसकी, ब्रेन की। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो ब्रेन क्या है, ब्रेन क्या बोलते हैं पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फोर ब्रेन मतलब जो सामने वाला आगे वाला आपका ब्रेन है, ये दिस वन इज फोर ब्रेन। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है मिड ब्रेन, इसके बाद ये है हैंड ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो फोर ब्रेन में आता है आपका सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ध्यान से, फोर ब्रेन में आपका क्या आता है, सेरिबेलम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक, अब कंसिस्ट सेरिबेलम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसमें क्या क्या है, सेरिबेलम,
थैलमस और हाइपोथैलेमस ये कंसिस्ट करता है। अब फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक, ये क्या करता है, मेजर पार्ट मतलब मेनली जो ब्रेन का पार्ट है वो हमारा फोर ब्रेन बनाता है, और इसमें डीप क्लेफ्ट्स होती हैं जो कि डिवाइड करती हैं सेरिबेलम को लॉन्गिट्यूडनली दो हाफ में, ठीक। इनमें एक डीप क्लेफ्ट होता है जिसकी वजह से जो सेरिबेलम है वो लॉन्गिट्यूडनली मतलब कुछ इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल ऐसे डिवाइड हो जाता है। और कैसे कैसे डिवाइड होता है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक। अब हेमिस्फेयर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कोलेजम। अब जो ये हेमिस्फेयर है ये जो कनेक्ट होते हैं वो कौन सी चीज़ से कनेक्ट होते हैं, कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम नाम की एक लेयर होती है या एक बॉल होती है, एक फ्लूइड होता है, कुछ भी, जिससे ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर कनेक्टेड रहती हैं। अब सेल लेयर्स विच कवर सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो सेल लेयर्स होती हैं जो कि कवर करती हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, उन्हें हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑल्सो नोन एज ग्रे मैटर, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उन्हें हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं। अब ग्रे मैटर हम क्यों बोलते हैं उन्हें, क्योंकि ये ग्रेइश अपीयरेंस के होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑल्सो नोन एज ग्रे मैटर बिकॉज ऑफ ग्रेइश अपीयरेंस, ठीक। अब न्यूरॉन सेल बॉडीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर गिविंग द कलर, जो न्यूरॉन सेल बॉडीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इन्हें कलर देने के लिए। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन कंटेन मोटर सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन विच आर नाइदर मोटर नॉर सेंसरी क्लियरली, ठीक। जो न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं उसमें मोटर रीजन होता है, सेंसरी एरिया होता है, और एक लार्ज रीजन होता है जो कि ना मोटर होता है और ना सेंसरी होता है। मतलब उसके बारे में हमें कुछ क्लियर पता नहीं है क्योंकि ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है ना, अभी तक उसकी स्टडी चल रही है। अभी हमें बहुत कम चीज़ें मालूम है ब्रेन के बारे में। अभी जितनी भी स्टडीज़ हमने करी हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ क्या बोलते हैं महत्व तो मिला है, हाँ, लेकिन अभी हमारी ब्रेन जो है वो क्या बोलते हैं, अब भाई देखो किसी में इतनी पावर है वो सुपर कंप्यूटर बना देता है। मतलब ब्रेन देखो कितने टाइप का है, किसी रेपिस्ट का आप ब्रेन देखो, किसी साइंटिस्ट का देखो, किसी स्टूडेंट का देखो, किसी टीचर का देखो। मतलब देयर आर वेराइटीज ऑफ ब्रेन, मतलब वेराइटीज ऑफ थॉट्स आते हैं उस ब्रेन में। तो मतलब वो इतना कॉम्प्लेक्स है तो उसकी स्टडी भी इतनी आसानी से तो नहीं हो सकती। अभी भी स्टडी चल रही है। हमें कुछ ही जो टिश्यूज़ हैं ब्रेन के, मतलब कुछ ही पार्ट्स हैं उन्हीं के बारे में पता है। अभी बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो अभी अननोन है, उन्हें रिवील ही नहीं किया गया है। तो अभी स्टडी चल रही है उसके बारे में। आगे अगर हम बात करें तो दीज रीजन नोन एज एसोसिएटेड रीजन्स, जो ये रीजन्स हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता, इन्हें एसोसिएटेड रीजन्स बोलते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे कि मेमोरी या कम्युनिकेशन में, ठीक। अब फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट ऑफ इनर पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर्ड विद वाइट मैटर। अब इसके अंदर का सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर का पार्ट जो होता है वो फाइब्रस होता है जो कि कवर्ड होता है वाइट मटेरियल, वाइट मैटर से, और ये गिव वाइट अपीयरेंस टू द लेयर, और ये वाइट अपीयरेंस देते हैं उस ऊपर वाली अंदर वाली लेयर को, जिसे इसीलिए इसे हम वाइट मैटर बोलते हैं। ग्रे मैटर इसलिए था क्योंकि वो ग्रेइश अपीयरेंस दे रहा था, वाइट मैटर इसलिए है क्योंकि ये वाइटिश अपीयरेंस दे रहा है। अब हम ब्रेन के जो कुछ पार्ट्स हैं उन्हें हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया है लेकिन यहाँ पे लिखा है थैलेमस। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, THAL, ठीक। आप थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ पे थैलेमस है। अब सॉरी, ये देखो यहाँ पे भी चल गया, एक मिनट, हाँ, थैलेमस। तो थैलेमस क्या है, ये सेरिब्रम रैप अराउंड ए स्ट्रक्चर नोन एज थैलेमस। जो सेरिब्रम है वो एक स्ट्रक्चर के अराउंड रैप होता है, मतलब लपेटा हुआ होता है, जिसे हम थैलेमस बोलते हैं। और ये कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए ये जो थैलेमस है ये रेगुलेट करता है। अब हाइपोथैलेमस की हम बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या है, लाइज बेस ऑफ थैलेमस, मतलब थैलेमस के नीचे जो पार्ट है दैट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। तो मतलब थैलेमस के नीचे मतलब बेस ऑफ द थैलेमस पे जो पार्ट है दैट इज द हाइपोथैलेमस। और ये कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, भूख लगने को, ड्रिंकिंग को। और ये कंटेन करता है सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विच सेक्रेट हार्मोन। ये कई सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को भी रेगुलेट करता है जो कि हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, ठीक। हाइपोथैलेमस का हमने काम पढ़ लिया और ये कहाँ पे होता है हमने उसको पढ़ लिया। अब एक आपके लिए नोट पॉइंट है कि जो ये इनर पार्ट्स हैं ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो ये इनर पार्ट्स हैं ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमाइगडाला, हिपोकैम्पस along with hypothalamus involves the regulation, ठीक।
अब रेगुलेशन जो इनर मोस्ट पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, मैंने सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको पहले बताया था कहाँ पे होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एसोसिएटेड होता है अमाइगडाला से, हिपोकैम्पस से और अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस। ये इन्वॉल्व करते हैं कई सारे रेगुलेशन में, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर्स जो आपके आते हैं, मतलब कि जो प्यूबर्टी के बाद आपकी वाई जो पिच होती है चेंज होती है, या फिर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं उसको ये रेगुलेट करता है। इमोशन रिएक्शन को ये एक्सप्रेस करता है, जैसे आप एक्साइट हो, ओ वाओ, या फिर आप प्लेजर में हो, या फिर आप रेज कर रहे हो, या आप डर में हो, मतलब इमोशंस को आपके एक्सप्रेस करता है। तो इसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोटिवेशन लाने में जो हेल्प करता है, जिससे आपको मोटिवेशन, हाँ मैं आज ये फाड़ दूंगा, ये चैप्टर पढ़ लूँगा, ऐसा कुछ कर दूंगा, हाँ मुझे पैसे कमाने हैं, या मुझे पढ़ाना है, या मुझे पढ़ना है, तो दैट टाइप ऑफ थिंग इज कम फ्रॉम दिस सेरिब्रल हेमिस्फीयर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो ये इनसे आते हैं। अब हम आगे बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन कहाँ पे होता है, ये लोकेटेड होता है बिटवीन हाइपोथैलेमस और थैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में लोकेटेड होता है ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक, अब एक कनाल सेरिब्रल क्या बोलते हैं पासेस थ्रू मिड ब्रेन। एक कनाल के मतलब एक कनाल सेरिब्रल एडिक्वेट होता है, मतलब एक सेरिब्रल एडिक्वेट नाम का कनाल की तरह एक स्ट्रक्चर रहता है जो पास करता है मिड ब्रेन से। ठीक, और ये डॉर्सल पोर्शन है ऑफ द मिड ब्रेन, ये पीछे वाला मतलब डॉर्सल पोर्शन है मिड ब्रेन का, जो कि कंसिस्ट करता है 4 राउंडेड स्वेलिंग लोब्स। ये 4 स्वेलिंग लोब्स कंटेन करता है, जिसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रेजम बोलते हैं, क्वाड्रेमिना, जिसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रेजेमिना बोलते हैं। बहुत खतरनाक नाम है भाई ब्रेन के, मेरे से खुद प्रोनाउंसिएट नहीं होते अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। जो ये स्वेलिंग लोब्स होते हैं इन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रेजिना बोलते हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ नीट 2024 एंड क्लास 12th ऑल्सो, क्योंकि जो स्पाइनल वाले या स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस और कुछ रिफ्लेक्स आर्क्स वाले थे वो क्या बोलते हैं सिलेबस डिलीट हो गया है, तो आप इससे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और ये पूरा एक एनसीईआरटी का कंटेंट है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसको अगर आप एक बार रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप फिर यू नो हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी, दैट इज़ वेरी गुड। सो पॉन्स के बारे में हम बात करते हैं। पॉन्स हाइंड ब्रेन में पॉन्स, सेरिबलम और मेडुला आते हैं। तो पॉन्स क्या होता है, ये कंसिस्ट फाइब्रस ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। जो पॉन्स होता है एक फाइब्रस ट्रैक की तरह होता है, जो कि इंटरकनेक्टेड करता है ब्रेन्स के कई सारे पार्ट्स को, कई सारे डेलिकेटेड ऑर्गन्स को। ठीक, तो अगर हम आगे बात करें तो जो सेरिब्रम होता है वो इसके पास वेरी थिन कन्वोलेटेड सरफेस होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशन स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। ठीक, इसके पास कई सारे कन्वोलेटेड सरफेस होते हैं जो कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशन, मतलब सेरिब्रम क्या होता है एडिशन का काम करता है फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स, मतलब कई सारे न्यूरॉन्स को ये ऐड करता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ, मतलब गुड फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। सो मेडुला के बारे में हम बात करते हैं तो ये कंटेन करता है सेंट्रल विच कंटेन कंट्रोल रेस्पिरेशन। तो ये है कंट्रोल सेंटर है किस चीज़ का, मेडुला। ये क्वेश्चंस आते हैं कि जो मेडुला है वो किस चीज़ का कंट्रोल सेंटर है, तो हम जानते हैं मेडुला रेस्पिरेशन का है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस जो होते हैं वो इन्हीं से रेगुलेट होते हैं। और ये हमारा एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है, जिससे पिछली बार नीट में क्वेश्चन भी आया था कि जो ब्रेन स्टेम होती है और मिड ब्रेन और पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा होती हैं, ये फॉर्म कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, जो ब्रेन स्टेम होती है, ध्यान से सुनना, नॉट अबाउट ऑल दिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, सिर्फ इसके बारे में हम अगर बोलें तो दिस ब्रेन स्टेम इज फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो कनेक्शन बनाता है उसे हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ठीक, तो ये था हमारा टोटल चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो अभी तक मेरे चैनल पे सिर्फ 2 या 3 सब्सक्राइबर आए थिंक, सो थोड़ी मदद कर देना अगर हो सके तो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा, या फिर मैं आपको पर्सनली ये नोट्स सेंड कर दूँगा, क्योंकि मुझे अभी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रहा हूँ तो वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है। ठीक, सो अगर आपको और किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय।
है।